हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं भी चल रही है तो रेलवे ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है, जिसमें ग्रुप डी के लिए 22,195 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप ये कहेंगे सर पिछली बार की तुलना में वैकेंसी इस बार और कम आई है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कंपटीशन पिछली बार की तुलना में इस बार कम भी होगा। उसमें कारण क्या है कि पिछली बार 3 साल का रिलैक्सेशन दिया था। अगर 30,000 पोस्ट थी, 30,000 बच्चे निकल गए, ठीक है ना, निकल गए बच्चे। और 3 साल जो एज बढ़ाया था, इस बार कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, तो ये मान लीजिए कि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी कम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप सोच रहे होंगे सर इतनी कम कम वैकेंसीज क्यों आ रही हैं। जब लगातार वैकेंसी आएंगी तो वैकेंसी पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई है, तो कम तो होंगी ही होंगी। पर कोई बात नहीं, आपको एक सीट लेना है, एक सीट के लिए मेहनत से आपको पढ़ाई करना है। और आगे 6 महीने क्या आपके लिए रहेगा, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्या करना है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे फॉर्म को फिल करना है ना, और सिलेबस क्या है, ठीक है, डीबी कैसे क्या क्या आपका मेडिकल होगा, डीबी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इन सभी चीजों को लेकर हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे ग्रुप डी को लेकर यहाँ पे, ठीक है ना। और कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है ना, प्रेफरेंस की हम अलग से वीडियोस बना देंगे कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आप फॉर्म भरते समय डालें। तो ग्रुप डी ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें 22,195 पदों के लिए है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें टोटल जो पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देख लो। क्योंकि 10th पास या ITI हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज 18 से 33 हो। एग्जाम प्रोसेस जो होगा CBT होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। फिर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब कहने का है कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना होगा। 1 2 3 4। CBT 1 होगा, क्वालिफाई करेंगे आप। फिर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है ना, उसको क्वालिफाई करेंगे। फिर आप DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब फॉर्म भरने की जो डेट है बेटा वो 31 जनवरी 2027 से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो है वो 2 मार्च 2026 है ना। 31 जनवरी से 2 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC EWS के लिए जो सर्टिफिकेट आपका लग रहा है, ये आप मानिए कि 1 अप्रैल 2025 से 2 मार्च 2026 तक, मतलब कि कहने का है कि 1 अप्रैल के पहले का नहीं होना चाहिए और 2 मार्च 26 से पहले का हो। मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो या 1 अप्रैल 2025 से 2 मार्च 2026 तक का या उसके बीच का होना चाहिए आपका EWS का सर्टिफिकेट। पुराना है तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। रेलवे को आप जानते हो, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। तो ऐसा मत सोचिए पुराना अपलोड कर दो उस समय दूसरा दिखा देंगे, वो आपको वैलिड नहीं होगा। इसलिए अभी पहले ही बता दे रहे हैं। जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा आपका 90 मिनट का पेपर होगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं 90 मिनट में। इसमें से जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और 20 क्वेश्चन इस बार आप जो पेपर अभी चल रहा है, अभी चल ही रहा है पिछले पेपर ग्रुप डी का, तो आप देखे होंगे कि GS पे कुछ भी नहीं आया है। तो जो इन्होंने लिख रखा है उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। फिलहाल आपको करंट पे फोकस करना है। कम से कम 1 साल का करंट आपको पढ़ के जाना है। तो कहने का मतलब है कि अभी तो पेपर आगे होगा, तो अगर इस वाली 22,195 पदों की भर्ती के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आगे तक की करंट को आप तैयार कर लीजिए। और करंट पढ़ना कोई एक दिन का नहीं है, आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहा है कि डेट ऑफ इंडिकेटेड नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ये 27/12/2025 को आ गया। तो उन्होंने ये इस नोटिस में ये बता दिया था कि हम आपको 22,000 पदों की भर्ती देने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार विवाद था ITI और ये 10th वालों का लेकर, तो वो विवाद क्लियर हो गया। तो उन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया था एक अपनी वेबसाइट पर कि हम आपको 22,000 पदों के लिए भर्ती देने वाले हैं। तो यही है इंडिकेटिव नोटिस। आपको पता है कि 31 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। आप 2 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन 4 तारीख जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी पेमेंट की। मतलब आप फॉर्म 2 तक भर दीजिए, 2 मार्च तक, लेकिन एप्लीकेशन फी के लिए आपको 4 मार्च दिया है और रात
11:59, अर्थात तो रात बस 11:59 ही मानो, 11 मान लो, 59 भूल जाओ, ठीक है ना, पता नहीं चले कि ना चले, तो पहले ही कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर द विद पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फी। क्या कह रहा है कि जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन की डेट भी देगा आपको, अगर आप इनकेस विंडो ओपन करेगा, है ना, इनकेस आपके फॉर्म में कहीं प्रॉब्लम हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हो गया है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 5/3/2026 से 14/3/2026 को, अभी से उसने बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, पेमेंट पड़ेगा उसकी मॉडिफिकेशन फीस की अगर आप करेक्शन करते हैं तो, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स ऑफ, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है एग्जामिनेशन फी की। अब देखो 500 रुपये ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल वालों के लिए है, लेकिन जब आप अपीयर CBT1 में अपीयर हो जाएंगे तो आपको 400 रुपये रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया, पेपर नहीं देने के पैसा आपको नहीं मिलेगा। और जो SC/ST वाले हैं उनको, उनका फॉर्म 250 का है, शैल बी रिफंडेड ड्यू टू कोर्स ऑफ ड्यूली डिडक्टेड। मतलब कहने का है कि आपको 250 का 250 ही मिलेगा, आपके लिए फॉर्म फ्री है, लेकिन कब, जब आप CBT1 दे देंगे तब। आप अपीयर नहीं होंगे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। यहां पे कह रहा है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया है कि कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल, मतलब कहने का है कि वो 2/3/2026 तक अपने फॉर्म ऑनलाइन, अब मतलब कहने का ये है कि जो भी उसके एलिजिबिलिटी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो चाहिए, वो 2/3/2026 तक क्लियर हो, लास्ट डेट। ये नहीं कि उसके पहले तक का, उसके बाद कोई आने वाला हो आपने लगा दे। सपोज दैट अभी इस बार आप 10th में हैं, बाय द वे, हालांकि आप 18 के होंगे नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी देर कि आप लेट से आपने फॉर्म जो है पढ़ाई शुरू किया तो आप पहुंचे, अब आपका एग्जाम हो जाएगा अभी फरवरी में, और आप सोच रहे हैं कि अप्रैल में आ जाएगा तो लाओ में भर देता हूं, नहीं, आप नहीं भर पाएंगे। 18 का होने के बावजूद भी आप भर नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर जो कह रहा है कि वेटिंग रिजल्ट फॉर द, मतलब जो वेटिंग में है, जैसे जिनका रिजल्ट आने वाला है, वही मैंने कहा ना कि फरवरी में अभी एग्जाम चलेगा बोर्ड का, वो चाहे CBSE का हो चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, तो उनका रिजल्ट आएगा बाद में, अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है ना। आप सोचो अभी फॉर्म भर दूं अप्रैल में, फिर बाद में हम देख लेंगे, नहीं, अपेयरिंग वाले अलाउड नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, इसमें कह रहा है कि आपका इनिशियल पे जो बेसिक पे होगा, 7th पे मैट्रिक्स, मतलब 7th पे ग्रेड पे के, उससे 18,000 आपका बेसिक पे होगा, ठीक है ना। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा एनेक्सर A के थ्रू, और एज आपको बता ही दिया 28-33, 21,797 टोटल पोस्ट हैं। जोन वाइज डिटेल आपको सब मिल जाएगी उसमें, ठीक है ना। किस जोन से आप डाल रहे हैं आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको जॉब करनी है, जिस जोन से आप डालेंगे उसी जोन में आपको जॉब मिलेगी। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए एज का क्या है, मान लो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्या है कैसे है, तो आप देखिए कि एज तो 18 से 33 उसने बताया है, ठीक है ना। अब जो जनरल और EWS वाले हैं उनको वो 2/1/93 से पहले की डेट नहीं चाहिए। अगर आप 1/1/93 मतलब आपके 1993, 2 जनवरी 1993 अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कहां से? 1/1/2008 तक। अगर आप 2 जनवरी 2008 के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बीच में आपका फॉर्म होना चाहिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये सबके लिए, फॉर ऑल कम्युनिटीज कैटेगरीज, ठीक है ना। मतलब अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2008 की डेट ऑफ बर्थ है तब भी वो फॉर्म भर सकता है। इधर देखिए SC/ST के लिए और OBC के लिए क्या है, OBC वाले 2 जनवरी 1990 अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर 2 के बजाय 1 जनवरी हो जाए तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और यहां पे क्या करें SC वालों के लिए 2/1/1988, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1988 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहने का है ये तो लास्ट है, मिनिमम ये हो गई, है ना, मिनिमम ये होगी, मैक्सिमम ये, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते, ये सभी के लिए हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपको जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है 3 और 5 साल का वो मिल चुका है। पिछली बार एक्स्ट्रा 3 साल का मिला था, वो इस बार नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा कंपटीशन कम है। अगर हम बेटा सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन टाइप्स एंड सिलेबस में तो आप देखिएगा कि सिलेबस में मैंने बताया ही था, मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम है, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन,
अब यहाँ पे ये जो कैलेंडर एंड क्लॉक है ना, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है, फिर आपका क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने मैथ में दे रखा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब आप रीजनिंग में इसको मत ढूंढिएगा कैलेंडर और क्लॉक को, वो आपका कहाँ पे रहेगा, वो मैथ में ही दे रखा है, पाइप एंड सिस्टम। इसका मतलब ये है ना कि आपको कुछ छोड़ा वो नहीं है, बस आप जान जाइए। इधर पूरी अर्थमेटिक पढ़ोगे, फिर एडवांस में भी आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री और टेक्नोमेट्री पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है ना, स्टैटिक्स वगैरह भी है, तो कुछ छोटा नहीं है। अगर रीजनिंग की बात करें बेटा, तो यहीं पे कह रहा है एनालॉजीज, है ना, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलॉक्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, ईटीसी। ठीक है ना, इतने सारे आपके सिलेबस हैं किसके, रीजनिंग के। आप मैच करा लीजिएगा सिलेबस अपने कहीं पे, इसको या तो निकाल लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, उससे पढ़ा हुआ है उसको ला के रख लीजिएगा, एक एक टॉपिक क्लियर करते चले जाइए। आप टारगेट बनाइए 6 से 7 महीने में तैयारी करने का, ठीक है ना। जनरल साइंस की बात करें तो 10th लेवल की साइंस आती है, जिसमें सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगी, 10th स्टैंडर्ड का आता है, उससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी वनडे एग्जाम में यही लेवल रहता है, ठीक है ना। लेकिन आपने भी देखा कि आपको यहाँ पे 25 नंबर के करीब साइंस आपको देखने को मिल जाएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर करंट आएगा और 25 नंबर की मैथ आएगी, ठीक है ना। अगर यहीं पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की बात कर रहा है, तो इस बार जो भी पेपर चल रहा है प्रीवियस वाला, बेटा आपने देखा होगा कि उसने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा है, ठीक है ना। तो इस बार अभी आपके पास टाइम है, तो जीएस के साथ साथ, क्योंकि आप करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अगर आप रेलवे के लिए हैं तो, ठीक है ना। तो करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इसका, तो जैसे आपका CBT 1 होगा, फिर आपका फिजिकल एलिजिबल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। आपके 4 स्टेजेस होंगी जो आपको इनको क्वालिफाई करने के बाद फिर आप फाइनली जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन फॉर डेट ऑफ CBT, ये आपको क्या है ना कि जो CBT की डेट होगी, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी, जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब की आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे और जो ईमेल डालेंगे, उस पर ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका CBT 1 कब है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब आपका है, और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कब है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, कहाँ पे, मैसेज और ईमेल के थ्रू। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ईमेल डालिएगा उसका पासवर्ड आपको पता हो, और ऐसा मोबाइल नंबर डालिएगा कि मोबाइल नंबर बंद ना हो जाए, नहीं पता लगा 1 महीने बाद बंद ही हो जाए, ठीक है ना। लास्ट तक ही आपका रहेगा, क्योंकि इसी पे आपको मैसेज वगैरह मिलते रहेंगे। आप कोई फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि साइबर कैफे वाला बोला ईमेल आईडी है कि नहीं, कहे नहीं वो दूसरी उठा के डाल दिया, नहीं, आप अपनी ईमेल आईडी बनवा लीजिए, तब आप फॉर्म भरिएगा। क्योंकि जब बच्चा, मान लीजिए पहली बार जिंदगी में आप 10th पास हुए और फॉर्म भर रहे हैं, मानता हूं कि आपने 1 साल से पहले तैयारी किया था, लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं थोड़ा सा गौर किए और आपने डाल दिया, तो आपको इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के थ्रू मिलेगी, लेकिन आपको ना सब कुछ आएगा कहाँ पे, आपको मोबाइल और उस पर आ जाएगा, तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। अब आप इतनी पोस्ट के लिए, ग्रुप डी में इतनी पोस्ट होती है, कितनी, 14 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है ना। 14 में जैसे असिस्टेंट TRD है, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट SNT, पॉइंट्समैन B, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए है, ठीक है ना। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ब्रिज एंड वैगन है, असिस्टेंट लोको शेड है, असिस्टेंट पीवे है, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट SNT। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर मैं कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरूं। आप देखिएगा सभी में 18 से 33 है। क्या मांगा, 10th पास और ITI इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NC ग्रांटेड बाय द NCBT। अगर आपने ITI किया है तो आपके जो सर्टिफिकेट है वो NCBT है ना, या NEC से क्या हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आपके मन में एक सवाल चलता है कि सर मैं पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालूं। सपोज दैट आप लड़की हैं, है ना, गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, तो क्या आप 10 किलो का झोला लेकर और ट्रैक पे तो चल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, हथौड़ा लेकर बारिश और धूप में या बर्फ पे। तो इसका मतलब आपको ये जानना जरूरी कौन सबसे अच्छा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अच्छी जो जॉब है इसमें पॉइंट्स मैन की है, ठीक है ना। आप जाइएगा जिस जोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पहले से यहाँ से चूज कर लीजिएगा। मैं अपनी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जस्ट आज ही अपलोड कर दूंगा कि किस प्रेफरेंस के लिए आपको पहले, मतलब कौन कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस आपको नंबर 1 पे देना है। वैसे तो बता दूं कि जो पॉइंट्स मैन है इसको नंबर 1 पे देना है, क्योंकि ये इस वाली जॉब से आपको
स्टेशन मास्टर बनने का मौका मिल सकता है, आपको गुड्स गार्ड बनने का मौका मिल सकता है और लोको पायलट भी मौका मिल जाएगा प्रमोट होकर। कहाँ से? पॉइंट्समैन से, पॉइंट्समैन बी से, ठीक है ना। और इस जो झंडी वगैरह दिखाते हैं वो वाली सबसे अच्छी जॉब यही है। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स यही देखेंगे कि टाइम पे काम करें। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई रात को 12 बजे जाना पड़ेगा, उठ के रात को 2 बजे जाना पड़ेगा, ट्रैक पे कोई समस्या आई तो, लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो, ठीक है ना। बाकी तो जॉब जैसे कि जो टाइम की 8 घंटे की ड्यूटी है, दिन दिन की रहती है। तो जो डीजल शेड है ना, इलेक्ट्रिकल और ये वाला ये असिस्टेंट लोको शेड है ना, असिस्टेंट ब्रिज एंड बैग, ये नहीं। और आपका कौन सा है? असिस्टेंट सेट इलेक्ट्रिकल। ये जो है एक तो क्या होगा, बस इतना सा फर्क है इसमें बेटा कि जो असिस्टेंट लोको सेट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे एक डीजल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लोको सेट डीजल होना चाहिए। खैर यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक है, फिलहाल एक डीजल होगा। तो डीजल वाले में आपको पता है कि आजकल डीजल इंजन ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। वो गाड़ियाँ शेड में खड़ी रहेंगी, है ना। आप उनको जाके देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप मेंटेन, आप सुबह जाएंगे और अपने टाइम पे चले आएंगे, कोई एक्स्ट्रा इसमें वर्क नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो पैसा मिल जाता है उसमें देखा जाए तो ये असिस्टेंट एसएनटी जो जॉब है ये भी सिग्नल की होती है। तो आपको कभी काम रहता है कभी नहीं रहता। जो ट्रैक पे जो सिग्नल लाइन लगी रहती है तो सिग्नल इनकेस खराब हो गया तो आपको बनाने जाना होगा, पर कुछ करना नहीं। हो सकता है महीने में 4 दिन जाएं, बाकी आप 26 दिन वहीं पे आराम करें, ठीक है ना। बढ़िया जॉब है। खैर इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस कैसे कैसे आप फिल करेंगे, लड़की हैं तो लड़के हैं तो, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप पूरा समझ लो बस। पीईटी में क्या होगा, आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपका मेल कैंडिडेट के लिए क्या होता है कि 35 किलो बोझा लादना पड़ेगा और 100 मीटर की 2 मिनट में आपको दौड़ रन करना होगा कंप्लीट। और क्या होगा, शुड बी एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट। 1000 की दौड़ 4 मिनट और 15 सेकंड में करना होगा। किसके? लड़कों के लिए। तो 2 आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक तो 35 किलो 100 मीटर लेके चलना होगा 2 मिनट के अंदर, 1000 मीटर चलना होगा 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। ये तो किसके लिए? मेल के लिए होगा। फीमेल के लिए भी हो जाएगा, वहां 35 या 20 हो जाएगा, लेकिन 100 मीटर में ही 2 मिनट में जाना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इनके लिए क्या है कि 1000 मीटर वहां पे आपको 4 मिनट 15 सेकंड दिया था, यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड का समय आपके लिए है फीमेल के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है ये बहुत हार्ड है। मुझे लगता है सारे बच्चे पास कर गए। अभी इसमें कोई, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है कहीं दूर दूर तक, ठीक है। अगर आरआरबी ग्रुप डी के में इसमें अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे स्टेज 1 होगा, ठीक है ना। तो अगर स्टेज 1 होने के बाद आपको, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाइंग सीबीटी है तो फिजिकल आप पीटी के लिए जाएंगे। अगर आप पीटी के लिए निकल गए, फॉलोड के डॉक्यूमेंट डीबी के लिए जाएंगे, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका क्या आएगा? कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आएगा तो आप वहाँ पे ट्रेवल अथॉरिटी प्रोवाइड, हाँ ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीटी, है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो होता है शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर डीबी के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर आपका फाइनली यहाँ पे आपको जॉब लग जाएगी। तो इतने प्रोसेस हैं। खैर ये सब तो अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें और हमारे चैनल पे आपको क्या मिल सकता है। तो अभी एक हमारी सीरीज चल रही थी मैथ्स, उसकी पीवाई की सीरीज रेलवे के लिए, ठीक है ना। अभी मैं कंप्लीट साइंस चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कुछ क्लासेस देख के जाइएगा, अगर आपको फ़ायदा लगेगा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हमारा अपना भी करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पढ़ाने का। ऑनलाइन जल्दी में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हल्के मत लीजिएगा, हम बहुत गंभीर पढ़ेंगे उन जो आज के ऑनलाइन बढ़िया सेटअप बना के चौड़ा चौड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है ना। विश्वास मानिए, ठीक है। और क्योंकि ये मेरा कोई पहला वो नहीं है, मैंने 8 साल ऑफलाइन पढ़ाया है बच्चों को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, ठीक है। हाँ ये है कि मैं देर से आया हूँ पर दुरुस्त आया हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि देर आओ पर दुरुस्त आओ। तो आप भी अपनी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आप एक माइंड मेकअप करिए, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। आप ये जानते हैं करंट अफेयर तो आप पढ़ सकते हैं, 25 नंबर की मैथ है ना और 25 नंबर की साइंस, 50 नंबर की तैयारी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, जो बच्चे बिगनर हैं, अभी हमारी एक क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ्स चैप्टर वाइज सभी एग्जामों के लिए। अगर आप मान चलो कि 7-8 महीने लग जाएंगे उसको कवर होने में, अगर एग्जाम नहीं हुआ
और आपको PYQ से मैं कराया ही हूँ, वो को देख लीजिएगा जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना। और जो अभी कर रहे हैं तो मेरी वो मैथ्स चैप्टर वाइज क्लास पे आएंगे, वहाँ पे उनको जाने की जरूरत नहीं है। साइंस में मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, आपको यहाँ पे PYQs नहीं मिलेगा। अभी जब पेपर पास आ जाएगा तो मैं आपको PYQs और मैथ के जो न्यूमेरिकल वगैरह जो आते हैं प्रीवियस ईयर PYQs सारे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो पढ़ाने की टेक्निक, इन चीज़ों को समझेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपको कि 100% आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और आपका सिलेक्शन भी होगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि 50 में आप बहुत अच्छा करके जाएंगे तो 45 प्लस नंबर लेकर आएंगे। और आप जानते हैं 50 में अगर 45 लेके इधर से आ गए तो करंट अफेयर में ठीक ठाक कर ले गए, आपको रीजनिंग तो हुआ है ही, तो ओवरऑल मिला के आपका सिलेक्शन हो जाना है। 100 में आपको 75 नंबर मिनिमम लाने हैं, ठीक है ना। स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, ठीक है। तो सभी बच्चों को हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि आपको निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। आपसे एक पैसा नहीं लेने वाला हूं। अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके जाइएगा, नहीं तो कुछ भी मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को हमारी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, और अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। आपके पास अभी बहुत समय है ग्रुप डी की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।